सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी चल रही होगी। हम लोग की क्लास नंबर 8 है पॉलिटिक्स। इससे पहले हम लोग टोटल 7 क्लासेस ऑलरेडी कर रखी है। तो अगर आपने वो 7 क्लासेस नहीं देखी है तो उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बता रखा है कि हमारा जो संविधान है वो एक्चुअली बनना कैसे स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सेम चैनल पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वो क्लास आप देख लेना और नोट्स वगैरह भी आप चाहो तो बना सकते हो। राइट। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हमारी संघीय संसद है, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूनियन पार्लियामेंट बोलते हैं, इसके बारे में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, ऑलरेडी पढ़ रखा है। इस क्लास में हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से पढ़ेंगे। हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब देखो, जो हमारा संसद होता है ना, एक्चुअली वो होता क्या है और इसका काम क्या होता है। ठीक है। तो हमारी जो संसद होती है वो बहुत बड़ी कोई तोप नहीं होती है, वो एक तरीके का भवन या फिर एक बड़ा सा घर होता है, बिल्डिंग होती है, जिसके अंदर हमारे देश का कानून बनता है। वो कानून किसी प्रकार का हो सकता है, वो चाहे धन से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। अलग अलग तरीके की काम होते हैं, अलग अलग तरीके के कानून होते हैं, वो हमारे संसद के अंदर बनते हैं। और हमारा जो संसद का पार्ट होता है वो टोटल 3 पार्ट में होता है। एक होता है राष्ट्रपति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा या फिर लोकसभा कोई भी बिल पारित करें या फिर कोई भी कानून पारित करें, वो तब तक फाइनल कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति का उस पर फाइनल सिग्नेचर नहीं हो जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और राज्यसभा और लोकसभा, भाई ये दो सभा क्यों है? अब दो सभा हैं, दो सभा इसलिए हैं क्योंकि जो लोकसभा होती है ना, इन दोनों में डिफरेंस देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। जो लोकसभा है वो हर 5 साल में भंग हो जाती है। भंग का मतलब होता है एडजर्न हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है जो हमारी मंत्री हैं, नेता मंत्री और फिर जो भी सदस्य होते हैं लोकसभा के, 5 साल बाद उनका चुनाव होता है। बहुत सारे जो सदस्य हैं वो हार जाते हैं, कुछ सदस्य जीत जाते हैं, तो एक नई सभा का गठन होता है। और नई सभा गठन होने का मतलब है पुरानी सभा का अंत। अब जब पुरानी सभा का अंत होगा और नई सभा गठन होगा, इसका मतलब है कि हमारी जो लोकसभा है वो पुरानी वाली भंग होगी। और भंग होने का मतलब है कि ये एक अस्थाई सदन नहीं है। ठीक है। और जो हमारा राज्यसभा है ये एक अस्थाई सदन है। यहाँ का जो भी चुनाव होता है वो कुछ ही सदस्यों का होता है और मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो यहाँ पे बने रहते हैं। ठीक है। तो इस वजह से अब हम लोग आगे देखेंगे कितने सदस्यों का इसमें चुनाव होता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है। यानी कि सीधा सीधा ये एक अस्थाई सदन है और ये हमेशा चलता रहता है, कभी भी ये भंग नहीं होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। राइट। अब हम लोग सबसे पहले राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप देखो कि जो हमारी संसद होती है ना, ये आर्टिकल 79 से स्टार्ट होती है। आर्टिकल 79 के अंदर हमारा संसद आता है और आर्टिकल 80 के अंदर हमारी राज्यसभा आती है। यानी कि जैसे ही हम लोग संसद पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा अपर सदन भी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, और ये हमारे आर्टिकल 80 के अंदर आते हैं। अब हमारी जो राज्यसभा है उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, कितने लोगों का प्रोविज़न है कि कितने सदस्य उसमें बैठेंगे, ठीक है, और उनका चुनाव कैसे होता है। तो देखो, हमारा जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 के अंदर आता है और टोटल 250 मैक्सिमम लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन फिलहाल में 245 सदस्यों की संख्या है। और इसमें से जो 12 सदस्य ऐसे होते हैं 245 में से, जो कि मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या फिर सहकारिता, ये जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं, इनमें ये लोग निपुण होते हैं। ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ मनोनीत किया था, इनका इलेक्शन नहीं होता है, यानी कि इनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, कोई भी इनका इलेक्शन नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका वो जो उनका चुनाव होता है ना, इनका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। यानी डायरेक्ट नहीं होने का मतलब जनता इनको नहीं चुनती। इनको कौन लोग चुनते हैं? ये जो 245 लोग में से 233 लोग बच जाते हैं, इनको कौन लोग चुनते हैं? तो देखो, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जैसे अपनी दिल्ली वगैरह, ठीक है, और जो राज्य हैं, राज्य मतलब अपना जैसे यूपी है, बिहार है, असम है, ठीक है, मणिपुर है, यहाँ के जो विधानसभा है। अब विधानसभा क्या होती है? तो देखो, एक चीज़ आपको मैंने बताई कि जो हमारी संसद होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है। इसी तरीके से अपना जो स्टेट होता है ना, स्टेट में भी 2 तरीके की सभा होती है। एक होती है लोकसभा, लोकसभा होती है, सॉरी, हाँ, एक होती है हमारी विधानसभा। एक सेकेंड, मैंने गलती से लोकसभा बोल दिया था। एक होता है अपना विधानसभा और दूसरा होता है अपना विधान परिषद। विधान परिषद। और जो हमारी विधान परिषद है वो हर एक स्टेट में नहीं है, सिर्फ 5 ही स्टेट में अपनी विधान परिषद है और बाकी हर एक स्टेट में विधानसभा है। और जो हमारी विधानसभा होती है वो लोकसभा के जैसे ही होती है। लोकसभा हमारे सेंट्रल के अंदर होता है और विधानसभा हमारे स्टेट के अंदर होता है।
ठीक है। तो अब ये जो स्टेट के अंदर विधानसभा है, इसके जो एमएलए हैं, एमएलए मतलब इसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, और साथ ही साथ जो हमारी यूनियन टेरिटरी है और साथ ही साथ हमारा जो स्टेट है, इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के, ये लोग चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पे इजी लाइन में अगर आपको मैं बताऊँ तो राज्यसभा में नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों लोग होते हैं। नॉमिनेटेड ये 12 लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और वो कुछ इस स्पेशल सब्जेक्ट में महारत हासिल रखते हैं। और 233 लोग वो होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, और इलेक्टेड किसके द्वारा होते हैं? इनके द्वारा होते हैं। ठीक है, हम लोग के द्वारा नहीं होते हैं। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़े, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया कि किस तरीके से इन लोग का चुनाव होता है और किस तरीके से राज्यसभा होती है, किस तरीके से हमारा लोकसभा होती है। राइट। अब देखो सदस्यता व कार्यकाल। अब देखो हमारा जो राज्यसभा है उसके लिए मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए अगर किसी को सदस्य बनना है। यह एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कभी भी ऐसा चुनाव नहीं होता है जिसमें पूरे सदस्य हट जाए, पूरे सदस्य का रिटायरमेंट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ ही सदस्य रिटायर होते हैं और बाकी जो सदस्य हैं वो यहाँ पे बने रहते हैं, ताकि हमारा जो देश है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बनता रहे। कभी ऐसा ना हो जाए कि भाई कोई है ही नहीं नेता मंत्री। ठीक है, इस वजह से इसको अस्थायी सदन के रूप में रखा गया। देख रहे हो हमारा जो संविधान है वो कितना दिमाग लगा के बनाया गया, आज से इतने साल पहले भी। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। किसका? राज्यसभा का, ना कि लोकसभा का। 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं। और ये हमारे आर्टिकल 83(1) में लिखा हुआ है। तो आपको 1 नहीं याद करना है, सिर्फ मोटा मोटी 83 वाला याद करना है। यानी कि हर 2 साल में ना 1/3 सदस्य, मान लो कि 90 सदस्य अगर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 90 सदस्य में से 1/3 यानी 60 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, 30 सदस्य बने रहते हैं। ठीक है, फिर उनका चुनाव होता है, यानी कि हमेशा कुछ न कुछ सदस्य इसमें रहते हैं। इसी वजह से ये एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में अब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। अब राज्यसभा है तो उसमें कोई ना कोई सभापति व उपसभापति होना चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल मान सकते हो, फिर मॉनिटर मान सकते हो। तो एक होता है हमारे कॉलेज में जैसे प्रिंसिपल होता है स्कूल में, और उसके नीचे कौन होता है? वाइस प्रिंसिपल। जब ये नहीं रहता है तो ये चीज़ों को देखता है वाइस प्रिंसिपल। उसी तरीके से हमारे राज्यसभा में एक होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति, और ये हमारे आर्टिकल 89 के अंदर दोनों आते हैं। अब सभापति जो होता है वो कोई और नहीं होता है, हमारा जो राज्यसभा है उसका जो सभापति होता है ना, वो हमारा उपराष्ट्रपति यानी कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वही हमारा सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का। ठीक है, और हमारा जो उपसभापति होता है ये कौन होता है? तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से, जितने भी सदस्य हैं 233 सदस्य होते हैं ना, उन 233 सदस्यों में से अपने से ही एक, उसमें से कोई किसी एक को उपसभापति चुन लेती है। अब राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वो कौन थे? तो SV कृष्णमूर्ति जो राव हैं, ये प्रथम उप सभापति थे हमारे राज्यसभा के। उपसभापति का पद रिक्त होना, हटाया जाना, ये हमारे आर्टिकल 90 के अंदर आता है कि भाई हमारा जो उपसभापति है वो कैसे हटेगा या फिर हटाया जा सकता है, ये हमारे आर्टिकल 90 के अंदर आता है। और हमारा जो सभापति है वो तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट जैसे हटेगा और उसका जो भी सैलरी और बाकी चीज़ें रहेंगी वही हमारे सभापति का भी रहता है। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, उपसभापति ही हमारा राज्यसभा का मतलब उपराष्ट्रपति हमारा सभापति हमारे राज्यसभा का, तो यानी गंगाधरी शक्तिमान है। अब यहाँ पे राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है, यानी कि पावर क्या है हमारे राज्यसभा का। लोकसभा का बहुत पावर है, अभी आप आगे देखोगे। राज्यसभा का तो उसका कोई भी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो पावर दिया ही गया है, तभी तो ये राज्यसभा है, तभी तो इस सभा का गठन किया गया है। तो क्या क्या इसके पावर होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी कि जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, कोई भी उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। आर्टिकल 249, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से घोषित करे कि कोई राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर अस्थायी कानून बना सकती है अधिकतम 1 वर्ष के लिए। यानी कि आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में अगर 300 लोग हैं और 300 लोग में से 200 लोग बोलते हैं कि कोई ऐसी सूची जो कि राज्य सूची है, जिसपे कि राज्य सूची का मतलब होता है जिसपे राज्य कानून बनाती है, तो राज्य जिसपे कानून बनाती है वो कानून एक ऐसा कानून है या फिर वो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि राष्ट्रीय महत्व का है, यानी जो लगता है ये कोई देश के हित की बात हो रही है, तो उस पर जो है टेम्पोररी कानून 1 साल के लिए हमारी राज्यसभा बना सकती है। ये हमारे 249 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, तो ये पावर है हमारे राज्यसभा का। धन विधेयक और राज्यसभा, देखो धन विधेयक जहां भी सुनना समझ जाना कि राज्यसभा पे उसका कोई भी पावर नहीं होता है।
धन विधेयक व राज्यसभा। धन विधेयक मनी बिल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं की शुरुआत कभी भी राज्यसभा से नहीं हो सकती, ये हमारे आर्टिकल नंबर 109 में लिखा हुआ है। राज्यसभा केवल सिफारिशें दे सकती है, यानी कि केवल सुझाव दे सकती है कि आप धन जो विधेयक है यानी हमारा जो मनी बिल है उसमें क्या क्या आपको चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या क्या निकालना चाहिए, सिर्फ एक सुझाव दे सकती है। और ये जो सुझाव मानना ना मानना ये हमारे लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी सुझाव मान आप दे रहे हो वो मेरा मन है कि मैं उसको रखूँ या ना रखूँ धन विधेयक के संदर्भ में, राइट। राज्यसभा को अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक 14 दिन के भीतर वापस करना होता है। देखो भाई, जो भी धन विधेयक है ना उसको पहले लोकसभा उठा के राज्यसभा में भेजती है कि भाई तुम भी कुछ सुझाव दे दो। अगर राज्यसभा कोई सुझाव नहीं देती है, ठीक है, फिर भी वो 14 दिन से अधिक इस ये जो मनी बिल है, ये जो बिल होता है मनी बिल, उसको अपने पास नहीं रख सकती, उसको लोकसभा जो है उसके पास वापस करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर ये वापस नहीं करती है, अपने पास रखी भी रहती है, तो ये जो बिल है यानी कौन सा बिल, मनी बिल, उसको पारित माना जाता है कि मान लिया जाता है कि ये भाई पारित हो गया है, आपसे कोई मतलब नहीं, यानी कि सिर्फ सुझाव देने का कार्य है मनी बिल के संदर्भ में राज्यसभा का। ठीक है, तो इतनी पावर है, आप देख रहे हो। यदि इस समावधि में राज्यसभा धन विधेयक वापस नहीं करती तो वो पारित समझा जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है, न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपना सुझाव दे सकती हैं कि ये चीज़ें आप जिसमें चाहो तो करो, अदरवाइज मत करो। अब देखो, ये तो हमने बात कर ली राज्यसभा के बारे में थोड़ा बहुत। अब देखो, हमारा जो संसद भवन है, आपको पता है कि पहले हमारा संसद भवन का स्ट्रक्चर अलग था, अभी अपने संसद भवन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो गया है। ठीक है, तो क्या क्या अलग हुआ है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, और ये हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आकार और डिजाइन। नए भवन का आकार त्रिकोणीय या ट्रेंगुलर है, जिसे भूखंड की विशेषता और बेहतर अंतरिक्ष उपयोग के लिए चुना गया है, तो हम इसको सिर्फ याद करना है। सीटिंग क्षमता 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, यानी लोकसभा में इतने लोग बैठ सकते हैं और राज्यसभा में इतने लोग बैठ सकते हैं। संयुक्त सदन यानी ज्वाइंट सेशन, संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा हाल में इतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अब ज्वाइंट सेशन मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति कभी कभी या फिर साल में मिनिमम शायद 1 या 2 बार, आगे हम लोग देखेंगे, जो हमारी लोकसभा है और हमारा जो राज्यसभा है, दोनों लोग के सदस्यों को बुला के एक ज्वाइंट सेशन कराता है। ठीक है, कंपलसरी कराता है। तो जब ये सेशन होता है तो उस टाइम पे इतने सदस्य एक साथ इस जो हमारी संसद भवन है उसमें बैठ सकते हैं। थीम आधारित सदन है। लोकसभा का आंतरिक भाग भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, आंतरिक भाग, जबकि राज्यसभा का डिजाइन जो है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पर बनाया गया है। संगोल, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक संगोल जो कि राजदंड को दिखाता है, स्थापित किया गया है, जो न्याय और शासन के हस्तांतरण का प्रतीक है। प्रवेश द्वार जो है, भवन में 6 प्रमुख मुख्य द्वार है, और यही जो है ना, यही सारे क्वेश्चंस आपको फैक्ट के रूप में या फिर स्टैटिक जीके के रूप में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। प्रवेश द्वार है, उसमें मुख्य 6 द्वार हैं, जिसमें से 3 प्रमुख द्वारों को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के रूप में जाना जाता है। संविधान हॉल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बोलते हैं, भवन के केंद्र में एक भव्य संविधान कक्ष है जो भारतीय लोकतंत्र की यात्रा और विरासत को दर्शाता है, यानी कि कुछ यहाँ पे बोल सकते हो कि थीम वगैरह बने हुए हैं जो कि हमारे लोकतंत्र की यात्रा और विरासत को दर्शाता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो किस तरीके से बना था। इको फ्रेंडली और सुरक्षित, ये एक प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है जो ऊर्जा की खपत को लगभग 30% तक कम करती हैं। और आधुनिक तकनीकी, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन भी उपलब्ध कराई गई हैं। भाई सांसदों को इतना सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है और उनको करने कुछ नहीं आता है। वास्तुकार और निर्माण, इसे पद्मश्री बिमल पटेल, यानी कि जो बिमल पटेल थे यही डिज़ाइनर थे, किसके, हमारे जो संसद भवन है उसके, और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 के टाइम पे किया गया था। ओके, संसद के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो भाई, सेशन ऑफ पार्लियामेंट आपने बहुत बार सुना होगा, तो सेशन का मतलब क्या होता है। देखो, संसद की सत्र वो अवधि होती हैं जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होती हैं और कानून बनाने, चर्चा करने जैसे काम किए जाते हैं। संसद के मुख्य 3 सत्र होते हैं, बहुत ही ईजी है तीनों सत्रों को याद करना। सबसे पहला होता है बजट, आपको पता ही है, फरवरी से मई के बीच में बजट आता है, इसमें बजट पेश किया जाता है और फरवरी से मई के बीच होता है। मानसून सत्र, जिस समय अपना मानसून आता है इंडिया में, जुलाई अगस्त के बीच होता है, इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, यानी कि ठंडी के टाइम पे आता है, विंटर सीजन, नवंबर दिसंबर के बीच होता है, इसमें विधेयकों पर चर्चा वो इसको पारित किया जाता है।
राष्ट्रपति एक साल में कम से कम 2 बार संसद, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाता है। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी, मैंने बोला 1 या 2 बार बुलाता है। तो यहाँ पे आप याद कर लो कि कम से कम 2 बार संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है उसको राष्ट्रपति बुलाता है, ताकि संसद का काम चलता रहे। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इजी लाइन, 6 महीने से ज़्यादा पार्लियामेंट बंद नहीं रह सकती। राज्यसभा से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य हम लोग देख लेते हैं। राज्यसभा का जो प्रथम गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन जो प्रथम बैठक हुई थी इन सदस्यों की राज्यसभा के अंदर वो 13 मई 1952 को हुई थी। तो आपको 1952 ही सिर्फ याद करना है, राज्यसभा से रिलेटेड है। राज्यसभा में निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं है: अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप। इनके जो सदस्य हैं वो यहाँ पे हमें राज्यसभा के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। लोकसभा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि लोअर हाउस बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने नेता मंत्री हैं वो सब कुछ सारे के सारे डायरेक्टली हम लोग से जो चुने हुए वो यहीं पे बैठते हैं। ठीक है, तो इनकी पावर काफ़ी होती है। ये आर्टिकल 81 के अंदर आता है। ठीक है, लोकसभा हमारा किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 81 के अंदर आता है। लोकसभा संसद का प्रथम सदन है, लेकिन निम्न सदन है। तो प्रथम सदन आप ये मत याद करना कि राज्यसभा है जो कि अपर वाला, नहीं। जो राज्यसभा है वो हमारा प्रथम नहीं सेकेंडरी सदन है, लेकिन हमारा जो लोकसभा है वो निम्न सदन तो है लेकिन प्रथम सदन है। इसका एक अध्यक्ष होता है, जैसे वहाँ एक सभापति होता था, ताकि जितने भी कार्य हैं वो चलता रहे। एक प्रिंसिपल जो होता है वो ज़रूरी होता है, एक मॉनिटर ज़रूरी होता है। उसी तरीके से हमारे जो संसद में जो हमारा निम्न सदन है जो कि लोकसभा बोलते हैं, इसको हम लोग आर्टिकल 81 के अंदर आता है, इसका भी एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को, यानी कि जैसे इनकी बैठक होती है लोकसभा में चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव होता है और जितने भी सदस्य चुने जाते हैं, तुरंत ही ये 2 लोगों को, यानी कि एक को अध्यक्ष और दूसरे वाले को उपाध्यक्ष, यानी जिसको डिप्टी स्पीकर भी बोलते हैं, उसको चुन लेता है। और ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 93 के अंदर। लोकसभा खुद अपना स्पीकर चुनती है। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा अपना उपसभापति चुन रही थी खुद से, उसी तरीके से जो लोकसभा है वो खुद से ही अपना स्पीकर चुनती है। भारत की हमारी जो संसद है उसमें भाषण देने वाले कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दिमाग बैठा सकते हो कि भाई जो बिल क्लिंटन है, बराक ओबामा है और जिम कार्टर हैं। आपको सन याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना है कि हमारे संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और इसी तरीके से भारत आए लेकिन संसद को संबोधित नहीं किया। तो भाई इसमें अपने जो ट्रंप साहब है वो भी भारत में आए थे लेकिन संसद को संबोधित नहीं किया था। तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट बस ले सकते हो, जस्ट फॉर योर मतलब कि सेफ साइड। ओके, लोकसभा की सदस्य संख्या, हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, जो मूल संविधान है हमारा, यानी कि हमारा जो मूल संविधान है उसमें जो सदस्यों की संख्या टोटल है वो 500 है। लेकिन वर्तमान में अधिक, मतलब उस टाइम पे जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे संविधान में 500 सीटों की व्यवस्था की गई थी हमारे लोकसभा में सदस्यों की। लेकिन फिलहाल में इसको बढ़ा के 550 कर दिया गया है। लेकिन अभी 550 सीटें तो हैं, मैक्सिमम हो सकती हैं, लेकिन अभी कितने सदस्य हैं लोकसभा में हमारे? सिर्फ और सिर्फ 530 सदस्य हैं। ठीक है, और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं। केंद्र शासित मतलब 20 सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी से आएंगे। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। 524 सदस्य 28 राज्यों से हैं और 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ठीक है, नोट, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 ने लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय आरक्षण समाप्त कर दिया। हमने आपको ऊपर बताया ना कि हमारा जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। कौन? प्रेसिडेंट करता है, जो कि विशेष क्षेत्र में पारंगत होते हैं। एक सेकेंड, विशेष कैसे लिखेगा? विशेष क्षेत्रों में पारंगत होते हैं। इसी तरीके से 2020 से पहले जब 104वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं हुआ था, उस समय में 5 ऐसे लोग आंग्ल भारतीय का मतलब होता है एक बंदा रहेगा अपने इंडिया का, उसके माता पिता में से कोई एक, और एक बंदा यानी कि उसका माता पिता में से कोई एक रहेगा ब्रिटिश या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री का, उसका नेशनलिटी होना चाहिए। तो ऐसे 5 लोग को अपने संसद के लोकसभा जो है वहाँ पे रखा जाता था, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जब 2020 में एक संविधान संशोधन आया जिसमें ये प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया, और ये चीज़ मैंने आप क्लास नंबर 7 में भी ऑलरेडी पढ़ा रखी थी।
अब देखो हमारा जो संसद भवन है, संसद भवन में जो हमारी लोकसभा है उसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है हमारी लोकसभा में। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति का मतलब होता है हमारी जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 84 सीटें आरक्षित रखी गई हैं, रिजर्व रखी गई हैं। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करोगे, शेड्यूल ट्राइब जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसके लिए 47 सीटें फिक्स रखी गई हैं यानी कि उसको रिजर्व रखी गई। इस पर सिर्फ वो लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे आर्टिकल 330 के अंदर आता है, अनुसूचित जनजाति वाला। अब ये जो आरक्षण है राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में होता है। प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए था, लेकिन वर्तमान स्थिति 104वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन कर आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया। यानी कि प्रारंभ में इसका जो हमारा जब संविधान बना था तो 10 वर्ष के लिए था, फिर ये 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, और इसी तरीके से करके जो हमारा 104 संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट था, उसमें आर्टिकल 334 में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और इसको 2030 तक बढ़ा लिया गया, यानी अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा लिया गया है। और ये इसी तरीके से बढ़ता रहता है, ठीक है। आरक्षण। लोकसभा का चुनाव। अब देखो जो लोकसभा का चुनाव वो कैसे होता है, आपको सबको पता है कि जो लोग भी 18+ हैं वो लोग इसमें गुप्त तरीके से मतदान करते हैं। गुप्त का मतलब होता है कि भाई हमको नहीं पता चलेगा कि सामने वाले बंदे ने किसको वोट दिया है, उसने किसको चुना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गुप्त मत, ठीक है। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर, यानी जो भी 18+ है वही चुनाव में भाग ले सकता है, मतलब वही वोटिंग कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो ठीक ठाक से चलता है, वो कोई भी तरीके से लाइक कि वो डिसीजन मेकिंग में ठीक हो जाता है 18+ होने के बाद, इसीलिए ये 18+ है। और ये जो 18+ है ये कब किया गया, तो 61 जो संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट था जो कि 1989 में आया था, उसके द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति मतदाता माना गया, यानी कि जो भी 18+ है वो वोट कर सकता है। ये हमारे 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार आया था। लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। देखो भाई बहुत ही कम क्वालिफिकेशन है, वो भारत का नागरिक हो, सिंपल 25 वर्ष का हो चुका हो, मिनिमम उसकी जो एज है वो 25 हो, किसी लाभ के पद पर न हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह फिर कोई भी जॉब ना कर रहा हो, पागल या दिवालिया ना हो, बस इतना अगर आपने क्वालिफिकेशन कर लिया तो वो लोकसभा का जो मेंबर है वो बन सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर जनता चूज करेगी कि उसको अगर ज़्यादा वोट मिल गए भाई तो वो लोकसभा का सदस्य बन जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद जो भी होती है, जो भी मंत्री वो लोग होते हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी का मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये हमारे आर्टिकल नंबर 75 के 3 में लिखा हुआ है। ईजी लाइन, लोकसभा सरकार बनाती हैं और गिराती हैं, तो लोकसभा का पावर देख रहे हो कितना ज़्यादा है। लोकसभा का विघटन, मतलब कि हमने आपको कई बार बताया कि हमारी जो लोकसभा है उसको बीच में ही भंग भी किया जा सकता है, ठीक है। और बीच में भंग कब कब हुआ है और किस तरीके से होता है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श, यानी प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को बोलता है तो लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। अब तक ऐसा टोटल 8 बार हुआ है, तो आपको ये याद करना 8 बार हुआ है। ये जो सन है इनमें आप देख सकते हो 1970, 77, 79, 84, 89, 91, दिसंबर 97 और 1999 में लोकसभा समय से पहले ही भंग हो गया था, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। आपातकाल में लोकसभा का विस्तार, लोकसभा का विस्तार का मतलब कि 5 साल का अगर लोकसभा का टेन्योर है, कार्यकाल है, तो उसको थोड़ा सा 2 से 4 महीना 6 महीने का बढ़ाया भी जा सकता है अगर देश में इमरजेंसी लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा यही होता है। अब देखो किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर, अगर आपातकाल लग गया अपने देश में, तो संसद विधि द्वारा यानी कि कानून बना के लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, एक बार में अधिकतम 1 वर्ष। लेकिन जो लोकसभा का कार्यकाल यानी 5 वर्ष से वो चाहे तो 6 वर्ष कर सकती है, लेकिन 7 वर्ष नहीं कर सकती, इवन दो कि 6.1 भी नहीं कर सकती। मैक्स टू मैक्स 1 वर्ष तक कर सकती है। आपातकाल समाप्त होने पर किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं। ओके 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, यानी एक बार में 1 वर्ष बढ़ा दिया गया और फिर उसके बाद 1 वर्ष के लिए बढ़ा गया। यानी कि आप 1-1 वर्ष 2 बार बढ़ा सकते हो, लेकिन एक बार में ही 2 वर्ष के लिए इसको नहीं बढ़ा सकते। तो दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। संसद का अधिवेशन व गणपूर्ति, देखो गणपूर्ति का मतलब क्या होता है। गणपूर्ति का मतलब है कोरम पूरा करना। बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई सिर्फ कोरम पूरा कर रहे हो। कोरम पूरा करने का मतलब होता है किसी तरीके से
काम चलाना। ठीक है, तो संसद का जो काम है वो न रुके, इसके लिए कितने मिनिमम जो सदस्य हैं वो हमारे मतलब कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए अपने क्लासरूम में, मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, वही जो मिनिमम वर्ड है इसी को बोलते हैं कोरम। यानी संसद चलने के लिए मिनिमम कितने सदस्यों की जरूरत पड़ेगी हमारे संसद भवन के अंदर, उसी को बोलते हैं कोरम। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से काम करता है। संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही शुरू या जारी कर रखने के लिए कम से कम कुल सदस्यों जितने जितने भी सदस्य हैं अभी हमारे संसद के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर हमारी लोकसभा हो, उसके 1/10 यानी 10वां हिस्सा लोगों को उपस्थित होना ही चाहिए। अदरवाइज हमारी जो संसद है वो नहीं चलेगी। यानी कि अगर 300 लोग हैं तो कम से कम 30 लोग को वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारी जो संसद है उसकी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। राइट। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता व स्थगित करता है। यानी कि जो बुलाता है, मैंने बताया ना कि संसद में जो राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, दोनों को एक साथ बुलाने का काम कौन करता है, तो उसका बुलाने का काम करता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, और उसको स्थगित भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। स्थगित का मतलब उसको बंद करना। आपको मैं सिंपल वर्ड बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इसके बाद आप लुसेंट वगैरह को पढ़ोगे, फिर किसी भी बुक को पढ़ोगे ना, आप किसी भी बुक को उठाओगे तो आपको चीज़ें लगेंगी यार भैया ने कहीं बताया था और काफ़ी परफेक्टली मुझे चीज़ें याद हो रही हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पिछले ही लाइन में बताया था, पिछले ही पैराग्राफ में बताया था कि भाई 6 महीने से अधिक का अंतर दोनों सदनों के बीच नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो लोकसभा और राज्यसभा को 6 महीने के अंदर अंदर मैक्स टू मैक्स 6 महीना एक बार बुला के दोनों का साथ में बातचीत कराता ही कराता है। ठीक है, यदि गणपूर्ति न हो यानी कि मिनिमम 1/10 सदस्य अगर नहीं आए हैं तो अध्यक्ष या फिर सभापति, अध्यक्ष कहाँ का होता है, लोकसभा का होता है, और सभापति कौन होता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, और ये कहाँ का होता है, हमारे राज्यसभा का होता है, को सदन स्थगित करना होगा, यानी सदन को रोकना होगा, और ये हमारे आर्टिकल 100 के 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 108 के अंदर आता है कि हमारा जो राज्यसभा है और हमारा जो लोकसभा है उसकी जो ज्वाइंट सिटिंग है वो हमारा प्रेसिडेंट बुलाता है। लेकिन प्रेसिडेंट बुलाता तो है, लेकिन फिर इसमें प्रिंसिपल कौन बनेगा, जब दोनों राज्यसभा और लोकसभा बैठेंगे साथ में तो इसका प्रिंसिपल कौन बनेगा इनको चलाने के लिए, तो हमारा प्रेसिडेंट तो बुला दिया, लेकिन बुलाने के बाद प्रेसिडेंट का काम खत्म हो गया। अब इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो हमारा लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ना वो करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आपको मन में मतलब दिमाग में बैठाते हुए चलना है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है जब दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे। विधेयक मतलब जब वो कानून नहीं बनता है कोई भी अधिनियम, तो कानून बनने से जो पहले का प्रोसेस होता है ना किसी भी चीज़ का, उसी को विधेयक बोलते हैं। और जब विधेयक पे साइन कर देता है फाइनल हमारा प्रेसिडेंट, तब वो बन जाता है कानून। ठीक है, तो कानून से पहले वाला जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग विधेयक बोलते हैं। तो जब कोई भी एक सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है दूसरे सदन से भेजा हुआ, तो दोनों सदनों में तो क्या होता है, तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और बातचीत कराता है कि भाई यार मानो, क्यों नहीं मान रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है डिस्कस करो। तो ये जो बुलाने वाला काम है वो हमारा राष्ट्रपति करता है। दोनों सदनों में संशोधन पर अंतिम असहमति हो, यानी कोई भी अगर संशोधन हो रहा है और उन दोनों में असहमति है राज्यसभा में और लोकसभा में, तो इसके लिए हमारा जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। दूसरे सदन में 6 माह तक विधेयक पारित न हो, कोई भी ऐसा रूल है जो कि 6 महीने तक अटका हुआ है, तो इसके लिए हमारा जो राष्ट्रपति है वो दोनों का, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन जिसको ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं, ये आर्टिकल 108 के अंदर आता है, उसको वो बुलाता है। ठीक है, नाउ आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक की व्यवस्था केवल सामान्य विधेयकों के लिए है, धन विधेयक के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे भी विधेयक यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके लिए ज्वाइंट जो सिटिंग है वो राष्ट्रपति यानी कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नहीं बुला सकता। ठीक है, धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। संविधान संशोधन के लिए भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान में अगर कोई संशोधन करना है, हमने आपको बताया ना कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 105वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, अभी टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो इनके लिए अगर हमको ज्वाइंट सिटिंग बुलानी है तो वो हमारा प्रेसिडेंट नहीं बुला सकता। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको माइंड में बैठाते हुए चलना है। ठीक है,
संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। यानी कि हमें अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए हमारा राज्यसभा से एक पार्टिकुलरली उसी विधेयक को पारित होना चाहिए, और हमारा जो लोकसभा है वहाँ भी मैक्सिमम जो है वोटिंग मिलनी चाहिए उस विधेयक के लिए, तभी हमारा जो संविधान संशोधन यानी हमारा जो अमेंडमेंट है वो पारित समझा जाएगा। ठीक है। नाउ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये आर्टिकल नंबर 118 के 4 में आता है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, यानी स्पीकर करता है लोकसभा का। यदि अध्यक्ष नहीं है, कहीं चला गया है घूमने फिरने, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अगर उपसभापति भी घूमने चल गया है, सब लोग ग्रुप में घूमने चले गए हैं, तो उपस्थित सदस्यों जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके द्वारा कोई एक भी व्यक्ति को उस टाइम का पार्टिकुलरली मतलब टेम्पोररी एक बोल सकते हो कि टेम्पोररी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और वो उस जो सदन चलती है उसकी अध्यक्षता करता है। हमारी जो लोकसभा है उसकी अध्यक्षता करता है। नाउ ज्वाइंट जो सीटिंग होती है, मैंने आपको बताया इसकी ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है? हमारा प्रेसिडेंट बुलाता है। उसकी अध्यक्षता हमारा लोकसभा का स्पीकर करता है, और टोटल हम उसके ही कंट्रोल में ये सारी चीज़ें होती हैं। संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के उपस्थिति एवं मतदान देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। ये आर्टिकल नंबर 108 में लिखा हुआ है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही, संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होगी। ठीक है, यानी कि जो संयुक्त बैठक होता है उसमें जो मेन पावर किसके पास होता है? वो हमारे लोकसभा के पास होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लोकसभा के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा। और देखो अगली क्लास में हम लोग लोकसभा के प्रश्न पढ़ेंगे। लोकसभा में बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी है, सारी चीज़ें आपको मैं इजीली बताते चल रहा हूँ। और यार ये क्लास आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगली क्लास है ना वो थोड़ी सी मैं लेंदी करूँगा, समथिंग 1.30 मतलब 1.5 घंटे करूँगा भाई। इसके लिए आप प्रिपेयर रहो, क्योंकि क्लास अदरवाइज लगभग 20 से 25 हो जाएगी। अदरवाइज काफ़ी लंबी लंबी क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और एक चीज़ और कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश को ऐड ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि क्लासें बहुत लंबी हो जा रही हैं। यहाँ पे इतना लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे इतना लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जो आपको नोट्स मिलेंगे ना हमारे टारगेट सीरीज़ में, उसमें बाईलिंगुअल रहेगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होना। अगर आपने टारगेट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगे। और बाकी यार थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाओ ना भाई, प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ भाई। व्यूज़ एटलीस्ट 1000 आने लगे ना तो मतलब बहुत ही रेगुलर, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको क्लास चलेगी, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। और कोई भी कन्फ्यूजन या फिर डाउट हो या फिर सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। और चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो को यार लाइक कर दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रीच अच्छा हो और ख़ुद को मोटिवेशन मिले, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो एकदम लगातार बनाता रहूँ।